ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ जिन्होंने अपने करियर ಮತ್ತು की शुरुआत ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು लोकदल से की ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು थी, उसके बाद ನಾನು ಭಾರತದ जेडीएस में गए। ಮತ್ತು जेडीएस में जो है ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು वो ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು मुख्यमंत्री ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ जब रवन्ना ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು साहब थे उस वक्त उप मुख्यमंत्री रहे जेडीएस के, लेकिन कुमारा स्वामी जो कि देवगौड़ा साहब के दूसरे बेटे हैं, वो जेडीएस के पार्टी अध्यक्ष थे और उनसे अनबन के बाद इन्होंने जेडीएस छोड़ दिया। उसके बाद 2013 में उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए। 2013 में मुख्यमंत्री बने। जब ये कांग्रेस में थे, कुछ 2-3 योजनाएं उनकी काफी चर्चा में रही, जिसमें कि इंदिरा रसोई का नाम लिया जाता है और 7 किलो चावल देने की जो योजना इन्होंने चलाई थी। उसके बाद 2018 में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में नहीं ला पाए। जब बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। इस बार जो है फिर कांग्रेस जब सत्ता में आई तो इनको कहा गया कि चूंकि इनका अहिंदा का जो कॉम्बिनेशन था, जिसमें दलित है, ओबीसी है, मुस्लिम वोट बैंक है, उसको लेकर के काफी जो है सम्मान नेता के रूप में माने जाने लगे। आपको बता दूं, बचपन में जब पिताजी ने एक डांस स्कूल में भर्ती करा दिया था, तो प्राथमिक शिक्षा कोई स्कूल में नहीं गए। डांस बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि डांस स्कूल में पिताजी ने भर्ती कराया था। दौड़ भी अच्छी लगाते। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखी थी हमने बाबा, किस तरीके से वो दौड़ते नजर आए थे। बहरहाल इस दौड़ में तो वो आगे सफल हुए हैं, आगे निकले हैं, और कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार बेशक उन्होंने बहुत मेहनत की और यहाँ तक ये पूरी पार्टी का योगदान है कि यहाँ तक वो पहुंची है, लेकिन इस दौड़ में एक कदम थोड़ा आगे निकले हैं सिद्धारमैया, और बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ले ली। एक कुशल प्रशासक के तौर पर वो जाने जाते हैं, एक पुराने समाजवादी के तौर पर जाने जाते हैं, और 1983 में पहली बार विधानसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर वो जीते और यहाँ तक पहुंचे, और ये दूसरी बार है बतौर मुख्यमंत्री वो शपथ ले रहे हैं आज। और काफ़ी जिम्मेवारी होगी इनके ऊपर, क्योंकि अभी आज ही कैबिनेट की मीटिंग करके इनको जो 5 प्रॉमिस है कांग्रेस का, उसको लागू करना होगा। अच्छे से सरकार चलानी होगी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें एक मजबूत नेता जो है वो डीके शिव कुमार मिले हैं, और उसके बाद आने वाले दिनों में इनका परफॉर्मेंस उसी बात पर जज किया जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप कैसा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, लोकसभा का, क्योंकि 2024 में लोकसभा की यहाँ 28 सीटें हैं। ऐसे में इससे पहले हमने डीके शिव कुमार को सुना था, वो कह रहे थे साफ तौर पर कि 20 से ज़्यादा सीटें लाना कांग्रेस का लक्ष्य है। पिछली बार बाबा अगर मैं सही हूँ तो 28 में से 25 सीटें बीजेपी लेकर आई थी लोकसभा की, तो काफ़ी हालांकि इससे एक हौसले बुलंद ज़रूर हुए हैं कांग्रेस के, जो जीत हासिल की है। 224 विधानसभा में से 135 सीटें वो जीत कर आई है। यहाँ पर नीतीश कुमार से सबसे पहले हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसके अलावा भूपेश बघेल, एमके स्टालिन, तमाम जो वहाँ मंच पर नेता नजर आए हैं, उनसे हाथ मिलाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अब कह सकते हैं सिद्धारमैया। जी हाँ, अब दूसरा नाम जो है वो डीके शिव कुमार का होगा, जो कि उप मुख्यमंत्री होंगे। इकलौते उप मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगे, और काफ़ी अब जो है काफ़ी कुछ पिछले दिनों देखा गया सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर के। अब जब सब कुछ ठीक ठाक किया गया अंत में, और तय हुआ कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे, डीके शिव कुमार जो है उप मुख्यमंत्री का नाम भी ले दिया गया है। अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर अब वो शपथ लेने जा रहे हैं। 1989 में पहली बार वो विधायक बने और छात्र जीवन से ही कांग्रेस से वो जुड़ गए थे, बल्कि बाबा ये सिद्धारमैया से भी पहले से कांग्रेस में शामिल रहे हैं। जी हाँ, ये यूथ कांग्रेस है जैसा आपने कहा, और आपको बता दूं कि 1983 में वोकालिगा आते हैं, वोकालिगा कास्ट से आते हैं, वही उसी कास्ट से देवगौड़ा हैं, और पूरे ओल्ड मैसूरू रीजन में जो है ये वोकालिगा का दबदबा है, वहीं से आते हैं। और आपको बता दूं कि 1983 में छोटी सी उम्र में जो है वो देवगौड़ा के खिलाफ लड़ गए थे और देवगौड़ा से हार गए थे। उसका बदला उन्होंने 89 में लिया, जब उन्होंने कुमारा स्वामी को हराया। तो उसके बाद से इनका राजनीतिक सफर जो है वो चलता रहा। वो 7 बार के विधायक हैं। अभी जो डीके शिव कुमार एकमात्र कर्नाटक से सांसद है वो इनके भाई हैं डीके सुरेश। और आपको बता दूं कि 1983 में
ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ. जब पिछली बार ನಾನು सिद्धारमैया की सरकार बनी थी 2013 में, तब इनको मंत्रिमंडल में सिद्धारमैया ने शामिल नहीं किया था। 6 महीने के बाद शामिल किया गया था कुछ केस मुकदमा के ऊपर से, लेकिन सुर्खियों में तब आए जब अहमद पटेल का राज्यसभा का चुनाव होना था और सारी जो है सारे विधायकों को गुजरात के कांग्रेस विधायकों को इनके यहाँ भेजा गया था और इन्होंने वहाँ पे रखा था। उसके बाद जो है तब से संकट मोचक भी कहलाने लगे थे के रूप में नाम लिया जाने लगा। इसके अलावा यहाँ जब इस बार कर्नाटक में जब चुनाव हो रहा था तो उससे पहले 2-2.5 साल पहले काफी अंदर खाते कांग्रेस के भीतर काफी मनमुटाव थे, टूट थी कह सकते हैं, लेकिन उसको जोड़ने में डीके शिव कुमार की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने काफी मेहनत की और यहां तक कांग्रेस को लेकर आए और 2023 में जाकर 135 सीटें यहां पर कांग्रेस ले आई। अन्यथा ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ हमारे साथ हेमंत साहब भी हैं। सर, आप क्या कहेंगे? जो है मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, उप मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। 2 चीज है, मैं बताऊं आपको जी। सिद्धरामैया के बारे में आप बोल रहे थे, उनका राजनीतिक को जर्नी, जी जी, उसको सिद्धरामैया इज क्रेडिटेड फॉर प्रेजेंटिंग बजट फॉर 14 टाइम्स। 13 टाइम, जी सर। 14 बार। हेलो, जी जी, सुन रहा हूं, बोलिए सर। 14 बार उन्होंने बजट पेश किया गया है। जनता दल सरकार में भी जब जेएच पटेल मुख्यमंत्री रहा 1996 से, उसके बाद कांग्रेस सरकार में ही हैज प्रेजेंटेड बजट फॉर 14 टाइम्स। ही इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। नंबर 1 ये नंबर 1 है, मतलब समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। तो हेमंत साहब, ऐसा लग रहा है आप जैसे बता रहे हैं इतनी बार बजट उन्होंने पेश किया है तो वित्त मंत्रालय उनको मिल सकता है। वित्त और गृह तो अपने पास ही रखेंगे। वित्त मंत्रालय और डीपीएआर, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, डीपीआर करके, ये दोनों इलाका मुख्यमंत्री का पास ही रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, पुलिस डिपार्टमेंट में जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस जो एडिशनल डीजी लेवल रैंक के ऑफिसर उसको नेतृत्व करते हैं, इंटेलिजेंस भी सीएम का पास ही रहेगा। इट हैज बिकम ए प्रैक्टिस, इट हैज बिकम ए ट्रेडिशन। हेमंत साहब, अभी कहा जा रहा है कि 8 ही कैबिनेट के मंत्री लेंगे। अभी भी पूरी एक राय नहीं बन पाई है कैबिनेट में और बाकी सारे कुछ नामों पर लेकर के, और अभी जी परमेश्वर जो है वो आ रहे हैं शपथ ग्रहण लेने के लिए। एससी समुदाय से आते हैं, राज्य के डिप्टी सीएम जी परमेश्वर परमेश्वर राज्य के डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर रह चुके हैं। कुछ कहेंगे इनके बारे में सर? हाँ, ये थोड़ा बहुत मतलब नाराजगी में थे, गुस्से में थे, उसको मना लिया है इन्होंने, खड़गे साहब ने, कि उन्होंने ये कहा था कि पिछली सरकार में मैं डिप्टी सीएम बनकर काम किया था एज ए होम मिनिस्टर, अब मैं कई मिनिस्टर कैसे बनूं? तो दिस वाज सम टिकलिश इश्यू। उसको अभी खड़गे साहब ने और सुरजेवाला साहब ने उसको सुलझा दिया। दिस इज एंड ही इज फ्रॉम तुमकुर डिस्ट्रिक्ट। ये ऐसा कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी इज ट्रेडिंग वेरी कॉशियसली, बहुत होशियार से, समझदारी से कदम ले रहे हैं, क्योंकि सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार 2 हो गया, उसके बाद 8 मंत्रियों, कैबिनेट मिनिस्टर्स का अभी शपथ ग्रहण होने वाला है। ठीक है, उसमें क्या है, एक नायक कम्युनिटी का है, शेड्यूल्ड ट्राइब, दैट इज सतीश जारकीहोली। शेड्यूल कास्ट 3। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभी जात का समीकरण करनी चाहिए, कास्ट कॉम्बिनेशन। तो एक एसटी सतीश जारकीहोली, 3 एससी में 2 राइट एससी, 1 लेफ्ट एससी। एससी में एक एससी राइट, एक एससी लेफ्ट है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन के लिए मत जाना। मुनियप्पा इज एससी लेफ्ट, परमेश्वरन प्रियंक खरगे एससी राइट। ठीक है, ओक्कलिगा 1 दैट इज डीके शिव कुमार, कुरुबा 1 दैट इज सिद्धरामैया, और रेड्डी कम्युनिटी का 1 दैट इज रामलिंगा रेड्डी फ्रॉम बैंगलोर। मुस्लिम माइनॉरिटी 1 जमीर अहमद खान, क्रिश्चियन माइनॉरिटी 1
KJ जॉर्ज और लिंगायत एक MB पाटिल। इसमें MB पाटिल, ही इज फ्रॉम बीजापुर। ये देखिए ये रीजनल बैलेंस को कैसे रीजनल बैलेंस किया करके। 7 लोग आते हैं ओल्ड मैसूर रीजन से, इंक्लूडिंग सिद्धरामैया, DK शिवकुमार। परमेश्वर भी ओल्ड मैसूर के हैं, KH मुनियप्पा भी ओल्ड मैसूर के हैं, KJ जॉर्ज, जमीर अहमद खान, रामलिंगा रेड्डी, ऑल फ्रॉम ओल्ड मैसूर रीजन। 7 लोग आते हैं, ठीक है। और उसमें एक हैदराबाद कर्नाटक के हैं, प्रियांक खरगे, ही इज फ्रॉम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। और 2 मुंबई कर्नाटक के हैं, दैट इज वन सतीश जारकिहोली फ्रॉम बेलगाम एंड MB पाटिल फ्रॉम बीजापुर। इसका जाति समीकरण भी थोड़ा बहुत ठीक किया है उन्होंने, और प्रादेशिक समीकरण भी थोड़ा बहुत ठीक किया है उन्होंने। दे आर ट्रेडिंग वेरी वेरी कॉशियसली। कर्नाटक इज ए बाई कैमरल स्टेट, असेंबली भी है, काउंसिल भी है, इसलिए हेलो जी सुन रहे हैं। इसलिए एक मुख्यमंत्री और 33 मंत्रियां हो सकते हैं, मतलब टोटली 34। तो 10% ऑफ द 2 लेजिस्लेचर्स, असेंबली और काउंसिल, तो 34 में अब 10 बन गए, ठीक है, बाकी 24 है। अभी आने वाले दिनों में, आज कल परसों में या नेक्स्ट वीक में थोड़ा करके जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे ही पहले से कहा, जाति समीकरण और प्रादेशिक समीकरण दोनों को बैलेंस करनी चाहिए। जी, अब KH मुनियप्पा के नाम की घोषणा की गई है। कोलार से सांसद भी रह चुके हैं। केंद्र में आपको बताऊं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी, रेलवे का मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुके। निहाल भी हमारे साथ जुड़ गए। निहाल, हेमंत साहब अभी समझा रहे थे कि किस तरह से जातियों को बैलेंस किया गया है और रीजन को भी बैलेंस किया गया। आप क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो हेमंत भाई को बताइएगा कि हिंदी बहुत अच्छी हो गई है उनकी, और दूसरी बात प्रादेशिक जैसे शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी बात उन्होंने बहुत ही विस्तृत विश्लेषण किया है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। कर्नाटका को इतने सालों से वो कवर करते रहे हैं एक रिपोर्टर के तौर पर, और उसके बाद तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है अक्षरतः बिल्कुल सही कहा है कि यहाँ पर जो प्रादेशिक समीकरण है उसको बैठालने के साथ साथ धार्मिक और सांप्रदायिक समीकरण को भी यहाँ पर बैठालने की सबको एक साथ लेकर के चलने की कोशिश हुई है। और अब देखते हैं कि जब इसका विस्तार होगा कैबिनेट का, चूंकि 34 कुल मंत्री हो सकते हैं जैसा कि हेमंत जी ने भी बताया, और रूल्स के मुताबिक भी 34 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ, तो अभी भी 24 और विधायकों को मंत्री के तौर पर यहाँ पर शामिल किया जाएगा कैबिनेट में। तो उसमें कौन कौन लोग लिए जाएंगे, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता दूं कि इसमें ईश्वर खंडरे जैसे जो वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक हैं, लिंगायत नेता है, जब जो दूसरे लिंगायत नेता थे जब वो पीछे हट रहे थे, कांग्रेस के साथ खड़े नहीं थे, उस वक्त भी ईश्वर खंडरे जैसे नेता उनके साथ खड़े थे। तो शायद ईश्वर खंडरे, देश पांडे, ये सब कुछ बड़े नाम हैं जो लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ रहे हैं। इन सब को एकोमोडेट किया जा सकता है, क्योंकि इस बार शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, साथ ही साथ OBC और इसके साथ साथ लिंगायतों ने बहुत बड़े पैमाने पर वो वोटिंग की है। तो जो हम लिंगायत लीडरों से भी बात कर रहे थे, तो उनका भी ये कहना था कि उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब चूंकि DK शिवकुमार के बारे में एक बात ये साफ हो चुकी है कि सिर्फ इकलौते डिप्टी CM होंगे और इस सिद्धरामैया के मंत्रिमंडल में, ऐसे में अब जो दूसरे जो वरिष्ठ नेता है, चाहे वो लिंगायत समाज से हो या शेड्यूल कास्ट से हो, उन सबको प्राइम पोर्टफोलियो दिए जाएंगे ताकि उनको खुश रखा जा सके। इसके साथ साथ जो बहुत सारे कॉरपोरेशन होते हैं, बहुत सारी जो दूसरी संस्थाएं हैं, उसके चेयरमैन और बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि आप देखिए मैसूर डिटर्जेंट लिमिटेड है, इस तरह की जो बड़ी यहाँ की जो बड़ी नवरत्ना कंपनियां जिनको कहते हैं, उन सब के चेयरमैन और दूसरे जो आधिकारिक पोस्ट हैं वो दिए जा सकते हैं। तो अब देखना है कि किस तरह से सभी पार्टी, सभी क्षेत्रों का, सभी लोगों का किस तरह से तालमेल कांग्रेस कर पाती है। आज शाम
शाम में कैबिनेट की जो बैठक है उसके बाद बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोबारा दिल्ली जा रहे हैं ताकि कैबिनेट को कम से कम 25 के आसपास पहुंचाया जा सके और कुछ सीटें खाली रखी जाए। ये तय हुआ है, जो जानकारी हमें मिली है, लेकिन तस्वीर 1-2 दिनों में बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगला देखते हैं हेमंत जी, यहाँ पर स्ट्रैटेजी की अगर बात की जाए, क्योंकि अहिंदा का जिक्र होता है, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो, दलित हो, वोका लीगा हो, लिंगायत हो, और जो स्थानीय नेतृत्व है उनको शक्ति और पूरी स्वतंत्रता देने की बात हो। स्ट्रैटेजी के मामले में कांग्रेस इस बार जो है कह सकते हैं कर्नाटक में काफी स्ट्रांग रही, जिसका ये नतीजा रहा। अब जो मन से तस्वीरें आ रही हैं, कई समान विचारधारा पार्टी के लोग यहाँ नेता पहुंचे हुए हैं, 2024 की तस्वीर आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप बिलियर्ड्स खेलते हैं, स्नूकर बिलियर्ड्स खेलते हैं? मैं खेलता हूँ कभी कभी ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪದ ಹಾಗೂ ಗೋಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು मारने में वो गेंद नहीं जाएगी। ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಎಂಬ ನಾನು इसलिए ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು बियॉन्ड 2024 अप टू 2024 इसलिए उन्होंने सारे एंटी बीजेपी नॉन बीजेपी मुख्यमंत्री और नेतागण को उन्होंने बुलाए हैं, क्योंकि ताकि यहाँ से बेंगलुरु से एक संदेश जाए देश को कि एन वायबल ऑल्टरनेटिव इमर्ज हो रहा है, viable alternative for both Modi and NDA को एक इमर्ज हो रहा है। ये संदेश आप भेजने के लिए इस शपथ ग्रहण को वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक उपाध्यक्ष और मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राधाकृष्णा, उन्होंने ये भी कहा है मुझे एक इंटरव्यू में कि कांग्रेस पार्टी इन कर्नाटका हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट मोदी इज नॉट इनविंसिबल। जी, ये नहीं है कि उसको हरा नहीं सकता है। जी जरूर, तय कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि मोदी को हरा सकता है विथ राइट अप्रोच। हेमंत साहब, मैं आपके पास आता हूं, निहाल के पास चलते हैं। निहाल, हमें ये बता दीजिए कि केजे जॉर्ज को शामिल करने के पीछे क्या वजह है? देखिए, केजे जॉर्ज के बारे में एक बात मैं बता दूं कि केजे जॉर्ज यहाँ के एक स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं कर्नाटका में, और खास करके जो फाइनेंशियल अफेयर्स है कांग्रेस का, उससे वो लगातार जुड़े रहे हैं और गांधी परिवार से भी उनका नजदीकी रिश्ता बताया जाता है। और जब कभी भी यहाँ संकट आया है तो उस वक्त केजे जॉर्ज हमेशा डीके शिव कुमार, ये वो लोग हैं जो हमेशा खड़े रहे पार्टी के साथ, और इसलिए उनका जो समर्पण है पार्टी के लिए, उनका जो समर्पण है अपने टॉप लीडरशिप के लिए, उस वजह से केजे जॉर्ज को यहाँ पर मौका दिया गया है। और पहली ही बार में जो पहला कैबिनेट बन रहा है आज सिद्धरामैया का, उसमें उनको शामिल किया गया है, क्योंकि केजे जॉर्ज की बात के बारे में एक बात और कही जाती है कि उन्होंने कभी पार्टी के खिलाफ या पार्टी की से अलग हट करके कभी कोई काम नहीं किया, कभी बयानबाजी नहीं की, और सबको साथ लेकर चलते हैं और सबके साथ चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसी वजह से ऐसा माना जाता है। एमबी पाटिल जी, एमबी पाटिल, निहाल एमबी पाटिल जी का नाम लिया गया है, और मैं यहाँ पर हेमंत जी के पास जाऊंगा। हेमंत जी, एमबी पाटिल के नाम की घोषणा हुई है, आप बताएं। लिंगायत हैं, इनको डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही थी, आप इनके बारे में 4 शब्द बताएं। मल्लनगौड़ा बसनगौड़ा पाटिल, वो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, मतलब मुंबई कर्नाटक के हैं। उसका पिताजी बीएम पाटिल 6 बार एमएलए बन चुके थे, 6 बार, और उसका बेटा ही है, और ये 5 बार एमएलए बन चुके हैं। और ही वॉज वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर इन द अर्लियर गवर्नमेंट। वो कोलिशन गवर्नमेंट में कांग्रेस और जेडीएस का जो गठबंधन की सरकार थी 18 से 19-20 तक, जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री रहा, तब उस गवर्नमेंट में ये होम मिनिस्टर रहा, ये एमबी पाटिल। लेकिन उससे पहले 17-18 में इसके ऊपर एक आरोप है कि लिंगायत समुदाय को बंटवारा करने में इसका एक योगदान है, इसका एक कुछ हाथ है करके। ये इनका कहना था कि लिंगायत अलग है,
वीरशैव अलग है, ऐसा कुछ करने के लिए जा रहे थे जी, लेकिन वो हो नहीं पाया। इसका एक छोटा सा दाग उसमें है, लेकिन वो ही इज ए वेरी अफेबल कैरेक्टर, ही इज ए वेरी एक्सेप्टेबल लीडर इन द एंटायर रीजन and it is a very big name. MB Patil is a very big name and very acceptable face in the Congress party. निहाल आप कुछ कहेंगे MB पाटिल के बारे में? देखिए, जब येडियुरप्पा जी ने ये घोषणा की कि वो अब चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे और इसकी संभावना पहले से ही जताई जा रही थी, तो ऐसी सूरत में थी कि एमबी पाटिल अब बीजेपी में शामिल हो जाएं और एक मौका यहाँ आया था 2018 से 2020 के बीच में, जब हमें लगा था कि शायद एमबी पाटिल भी कांग्रेस छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मठ जुड़े हुए हैं। मठों का पूरा जो लिंगायत मठ है वो उनके साथ खड़ा हुआ है, लिंगायत समाज खड़ा हुआ है। आज अगर लिंगायतों ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट दिया है, तो उसमें एक अहम भूमिका आप कह सकते हैं कि एमबी पाटिल ने भी निभाई है। और इसलिए एमबी पाटिल, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, सब कुछ होने के बावजूद वीर शैव लिंगायत समाज की तरफ से जरूर ये मांग की गई कि इस बार मुख्यमंत्री लिंगायत समाज से होना चाहिए, क्योंकि 1989 के बाद वीरेंद्र पाटिल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब लिंगायतों ने एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ रुख किया है। लेकिन एमबी पाटिल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे कोई मतभेद पैदा हो। कभी भी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के उन्होंने बयानबाजी नहीं की। जब ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर है बीजेपी ज्वाइन करने का, उस वक्त भी जब हम कोशिश करते थे तो वो बिल्कुल नहीं बोलते थे। तो एमबी पाटिल एक मजे हुए नेता है और उनका जो कद है काफी बढ़ गया है। सतीश जारकीहोली, बिल्कुल सतीश जारकीहोली, और यहाँ पर बेलगावी से वो आते हैं और इनके जो दो भाई हैं वो बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बिल्कुल, और ये माना जाता है कि ये इस तरीके के बयान देते रहे जिसकी वजह से काफी सुर्खियों में रहे। हेमंत जी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, आप इनके बारे में बताएं, सतीश जारकीहोली के बारे में। सतीश जारकीहोली इज बेसिकली ए शाई कैरेक्टर, ही डजंट स्पीक मच, वो अपना आप रहता है। आप बहुत साल मैंने देख चुका हूँ उसमें असेंबली लॉन्च में एक कोने में बैठे रहते हैं, किसी के साथ बात नहीं करते हैं। अगर कोई जाके बात करते हैं तो एक दो शब्द बोलते हैं, बाद में चुप रह जाते हैं। वेरी डिफिकल्ट टू मेक हिम स्पीक। अगर वो बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ऐसा कैरेक्टर है। हिज टू ब्रदर्स, एक रमेश जारकीहोली और बालाचंद्र जारकीहोली, वो दोनों बीजेपी में है। तो इनको मंत्री क्यों बनाया गया है? He is from Valmiki community, no? Scheduled tribe, Valmiki community. And बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से जो बीजेपी का गढ़ था, वो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से इस बार बहुत 11 एमएलए को जिताकर लेके आए ये। 11 एमएलए को, नंबर 1। नंबर 2, उसमें अहम बात यह है कि जो एक महेश कुमटल्ली करके था, वो कांग्रेस से बीजेपी चले गया था। रमेश जारकीहोली सुने हुए थे कि उसको टिकट देना है करके, इसकी वजह से लक्ष्मण सवदी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुआ। उस महेश कुमटल्ली को हरा के लक्ष्मण सवदी को जिता के लेके आए हैं सतीश जारकीहोली। निहाल, जारकीहोली ब्रदर्स तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, या बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो। निहाल, आप क्या कहेंगे? देखिए, सतीश जारकीहोली ने हाल में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया था। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि हिंदू शब्द का जो मतलब है वो ठीक नहीं है, और इसको लेकर के बहुत विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि इसको बदलने की जरूरत है, कुछ इस तरह का बयान दिया था। और आपको याद होगा कि चुनाव के अनाउंसमेंट से थोड़े दिन पहले इतना बड़ा विवाद यहाँ पे हुआ कि फिर कांग्रेस पार्टी को यह कहना पड़ा कि सतीश जारकीहोली का ये निजी बयान है, ये कांग्रेस की लाइन नहीं है। बीजेपी ने जवाबी कार्रवाई, हमलेबाजी शुरू की थी। ये सही है कि बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है। जी, अगला नाम जो है वो जो है देखते हैं, जो है वो जनरेशन नेक्स्ट कर्नाटक के पहले सुन लेते हैं कि किनके नाम की घोषणा होती है, क्योंकि 5 लोग जो हैं शपथ ले चुके हैं। जी परमेश्वरा, KH मुनियप्पा, KJ जॉर्ज, MB पाटिल ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। और सतीश जारकीहोली, ये जो है 5 लोग जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने शपथ ले लिया है। छठे के नाम की घोषणा
होने वाली है। जरकीहोली साहब जो हैं वो डीके शिव कुमार से मिल रहे हैं, उनको अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। प्रियंक खरगे खड़गे के बेटे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके बेटे हैं प्रियंक खड़गे। बाबा, आप पहले बता रहे थे ब्रेक में, इनके बारे में आप बताएं थोड़ा। जी, जनरेशन नेक्स्ट कहा जाता है, जो कांग्रेस के पिछले सरकार में भी मंत्री थे, बहुत ही ब्राइट कहा जाता। अपने आप में केवल खड़गे साहब के बेटे होने का नहीं, और भी बहुत गुण है। पहले हेमंत सर आपसे सुनना चाहते हैं प्रियंक के बारे में, फिर निहाल के पास चलेंगे। प्रियंक खरगे वो टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, नंबर 1। और उनका जो पिताजी का जो विधानसभा क्षेत्र है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, पूरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को वो संभाल रहा है। ही कम्स फ्रॉम हैदराबाद कर्नाटक रीजन एंड इज अ नॉन कंट्रोवर्शियल मैन। जितना बोलना है, जब बोलना है उतना ही बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, कम भी नहीं बोलेंगे। एंड वेरी सुव, वेरी सोबर और वेरी सेन कैरेक्टर है प्रियंक खरगे, और नॉन कंट्रोवर्शियल। निहाल, क्या हम कहें कि प्रियंक खरगे कांग्रेस के फ्यूचर भी हो सकते हैं, जनरेशन नेक्स्ट जो कांग्रेस होगी उसके नेता भी हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में? आप इनके बारे में बताएं। देखिए, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, अच्छे सोच के व्यक्ति हैं, हमेशा एडवांस थिंकिंग जिसको कहते हैं उसमें वो भरोसा रखते हैं। एक बार मैं आपको बताऊं कि जब वो पिछली बार मंत्री थे तो हम सब उनके पास बैठे हुए थे, किसी इंटरव्यू के लिए गए थे, तो वैसे ही बात करते करते हमने कहा कि आप कल्चर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, और रामनगरा जो है, रामनगर जिसको यहाँ कहते हैं, वहाँ शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी, और बहुत बड़ी लोग दिलचस्पी लेते हैं। जब शोले का जिक्र होता है तो कर्नाटक के रामनगर का जिक्र होता है, तो इसको क्यों नहीं एक बड़े टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर आप इसको डेवलप करते हैं। तब उनका यह कहना था, अरे तुम अभी कैसे बता रहे हो, हमने तो वहां पर 3D एनिमेशन शुरू करने जा रहे हैं, और बहुत सारी, जैसे कि लाल किले में होता है, आवाज आती है और फिर रंग बदलता है, और उससे पूरा इतिहास हम बताएंगे, बल्कि उसमें और भी बहुत कुछ लाएंगे। और सारी योजनाएं उन्होंने बताई हमें, लेकिन उसके बाद मंत्रालय बदल गया, फिर योजनाएं खाट में रह गई। ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो कर्नाटक का है उसको हेड करते थे। इस बार जो पे सीएम कैंपेन जो चला उसको फ्रंट में उन्होंने उसको हमेशा लीड कर रहे थे। और साथ ही साथ एक बात बता दूं कि आपने बाबा मुझे कहा था कि एक बड़ी सी स्टोरी करो कि आखिर किस तरह से यहां पर सोशल मीडिया सेल जो कांग्रेस का है वो एक्टिवेट हो गया है, और उसको एक्टिवेट करने में प्रियंक खरगे का बहुत ही अहम रोल था। उन्होंने जो एक करप्शन के लिए वेबसाइट शुरू कर दी थी कि अगर किसी को कोई भी करप्शन से, सरकार से जुड़ी हुई जानकारी हो तो वो उस वेबसाइट पर डायरेक्ट जाके वहां पे उसको दर्ज करवा सकता है, और 8 से 10,000 कॉल रोज आने लगे। तो ये प्रियंक खरगे की सोच थी। सुलझे हुए नेता हैं, और उनको अगर मंत्री बनाया जा रहा है तो आप ये न सोचे कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं इसलिए उनको तरजीह दी गई है, ये उनकी काबिलियत भी है। जी, तो ये प्रियंक खरगे, और देखते हैं मंत्रालय तो अभी नहीं अनाउंस किया गया है। यहाँ क्योंकि प्रियंक खरगे की बात हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें क्योंकि इसी राज्य से आते हैं, और एक यहाँ पर बतौर अध्यक्ष एक बड़ी उपलब्धि कर्नाटक में उनकी रही है। यहाँ सचिवरागी अधिकार पदा सेने ನಾನು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೆಸರಿನ रामलिंगारेड्डी। हेमंत सर, ये कर्नाटक जो नॉर्थ में लोग हैं वो सोचेंगे कि रेड्डी तो हम आंध्रा में सुनते हैं, कर्नाटक में भी रेड्डी शपथ ले रहे हैं, मतलब बताइए रामलिंगारेड्डी के बारे में। कर्नाटक में खासतौर पर बेंगलुरु के आसपास में रेड्डी का समुदाय के बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, नंबर 1। रामलिंगारेड्डी हैज बीन a corporator in Bangalore city long back, 30-40 years back. तो ही इज फ्रॉम बेंगलुरु सिटी, जयनगर के हैं, जयनगर नाम का एक इलाका में उसका घर है। ही इज फ्रॉम बीटीएम लेआउट। ऐसा है, रामलिंगारेड्डी ऑल्सो इज ए वेरी सीनियर कांग्रेस लीडर। ही हैज हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड ऑल्सो होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्टर रहा, एंड वेरी सोबर, वेरी अफेबल कैरेक्टर है वो, एंड ही इज डाउन टू अर्थ मैन, अवेलेबल टू द पीपल इन हिज ऑफिस एज वेल एज इन हिज रेजिडेंस। घर में भी मिलते हैं, ऑफिस में भी मिलते हैं, और कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अच्छा संबंध रखा है उन्होंने। एंड ही इज एब्सोल्युटली नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सन। उसका बेटी अब 16 वोट से हार गई हो, सौम्या रेड्डी जयनगर से, तो अलग बात है। तो दिस
इंक्लूजन ऑफ रामलिंगा रेड्डी इन द कैबिनेट फ्रॉम बैंगलोर सिटी। अब देखिए केजे जॉर्ज इज फ्रॉम बैंगलोर सिटी, जमीर अहमद खान मंत्री बनने जा रहे हैं वो फ्रॉम बैंगलोर सिटी, रामलिंगा रेड्डी इज फ्रॉम बैंगलोर सिटी। सो दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग गिवन बाय द कांग्रेस पार्टी टू रेड्डी कम्युनिटी, बिकॉज बेंगलुरु शहर में और बेंगलुरु के आसपास सराउंडिंग में जिस रेड्डी कम्युनिटी का, स्पेशली रेड्डी कम्युनिटीज आर इन्वॉल्व इन रियल एस्टेट बिजनेस जी, ठीक है जी। इसलिए रेड्डी कम्युनिटी हैज गॉट इट्स ओन प्रोमिनेंस एंड सिग्निफिकेंस इन बेंगलुरु सिटी एंड सराउंडिंग बेंगलुरु में, इसलिए रामलिंगा रेड्डी को लिया गया है। निहाल जल्दी से देखिए, रामलिंगा रेड्डी के बारे में जैसा कि हेमंत जी बता रहे थे, जितना श्री नहीं है उनके अंदर, कहते हैं जमीर अहमद खान इवरन्नू संपुट दर्जे सचिवरागी अधिकार पदा से संपर्क बार बार टूटता है। जमीर अहमद खान बिल्कुल, और ये 10 साल पहले जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में आए और सिद्धारमैया के भरोसेमंद उनके करीबी माने जाते हैं। हेमंत जी, ही इज द मैन फ्राइडे ऑफ सिद्धारमैया। I can say man Friday. I don't want to use the word Sancho Panza. नहीं सर, ठीक है। Sancho Panza भी कह सकते हैं। He is a man Friday of सिद्धरामैया and Congress party. इसको मुसलमान समुदाय से ज्यादा हिंदू समुदाय का सपोर्ट है। अच्छा। He is a man who has cultivated all the communities in his conscience. हिंदी लोग भी जाते हैं, मुसलमान लोग भी जाते हैं, क्रिश्चियन भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। And he is known for helping people. लीगल हो या इलीगल हो, जो भी है, मतलब अपने खास का हो या सरकार का हो, he is known for not sending anybody empty handed. खाली हाथ से किसी को नहीं भेजता है वो। ऐसा माना जाता है कि खाली हाथ से किसी को नहीं भेजता, जो भी उसका घर जाता है तो कुछ ना कुछ तो लेके आता है वो, मतलब मदद लेके आता है। लेकिन कंट्रोवर्शियल भी है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी देते हैं वो, बिकॉज ऑफ हिज एज एंड टेम्परमेंट, बिकॉज ऑफ हिज एज, ही इज वेरी वेरी यंग, वेरी यंग। नहीं, सही एज एंड टेम्परमेंट की वजह से सही बात है कि एक बात जो आपने कही कि किसी को खाली हाथ नहीं भेजता, नेता का ये गुण होना चाहिए। निहाल, आप कुछ कहना चाहेंगे जमीर अहमद खान के बारे में? देखिए, जमीर अहमद खान जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जेडीएस में करके भी के आदमी थे। जेडीएस में जब कुमारस्वामी की गवर्नमेंट बनी थी तो आपको याद होगा बाबा, आपने एक बार मुझसे कहा, स्टोरी करवाई थी और कहा था कि ये कौन शख्स है जो बस चला रहा है, जो विधायकों को लेकर के जा रहा है, और ये शख्स थे जमीर अहमद खान, जो जेडीएस के विधायकों को अपने का जो खेमाबाजी यहाँ हुआ था, तो जो कुमारस्वामी खेमे के जेडीएस के विधायक थे उनको अपनी बस में, बीजेपी के विधायकों को अपनी बस में बैठाल करके बाहर ले गए थे और खुद ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इनकी बहुत सी ट्रैवल एजेंसियां भी चलती हैं। हमारे साथ प्रतिभा रमन भी हैं और ये इन चीजों को लंबे अरसे से जमीर अहमद खान को कवर करती रही है, हमारी सहयोगी है। प्रतिभा, एक बात बताइए कि आपके बारे में, जमीर अहमद खान के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो जमीर अहमद खान जो है वो भी बैकवर्ड क्लास के एक लीडर बन चुके हैं और उनकी पॉलिटिकल करियर में जो विनेबिलिटी फैक्टर है वो बहुत ही ज्यादा है जमीर अहमद खान के पास। और जैसे आपने कहा था, वो हमेशा किसी भी पार्टी में रहे, विनेबिलिटी फैक्टर ही नहीं, लेकिन वो सिद्धरामैया की फॉलोअर भी बन चुके हैं। और जब सिद्धरामैया जी जब सीएम डेसिग्नेट बने तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लीडर जो सिद्धरामैया के घर पहुंचे वो था जमीर अहमद, और बहुत सारे सपोर्टर्स भी जमीर अहमद खान को एक डिप्यूटी सीएम की पोस्ट बनने की जो मन्नत रखी थी, लेकिन अब डिप्यूटी सीएम बने तो नहीं बने, लेकिन वो मिनिस्टर जरूर बने। और इस बार जमीर अहमद खान के खिलाफ खड़े हुए थे भास्कर राव, जो कि बेंगलुरु पुलिस के पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं, और वो भी बहुत ज्यादा वहां कुछ कमाल नहीं कर पाए। तो आप देखिए जमीर अहमद खान कितने उनका जनाधार है, कितना बड़ा जनाधार है, और किस तरह से जो प्रतिभा ने भी बताया आपको। जी, अब प्रतिभा का क्या मानना है निहाल इस पूरे मंत्रिमंडल के बारे में, क्योंकि शपथ ग्रहण हो चुका है? आप दोनों बातचीत कीजिए, जरा हमें समझाइए, हमारे दर्शकों को, ये जो सारे लोगों ने जो शपथ लिया उसके बारे में। वो जानना पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो पूरा मंत्रिमंडल बना है, इसमें जिस तरह से कास्ट कॉम्बिनेशन या रीजनल कॉम्बिनेशन हुआ है, आपका क्या असेसमेंट है?
अब देखेंगे तो ये बहुत ही आप इंग्लिश के कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही थॉट वगैरह लगाकर ये लिस्ट बनाई गई है। पिछली बार आप देखेंगे तो 20 मिनिस्टर्स की लिस्ट बनाने वाले थे, लेकिन अब 8 मिनिस्टर्स, और ये 8 मिनिस्टर्स जो है, एक जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जो प्रियंक खड़गे है, सो नॉर्थ से रिप्रेजेंट हुआ है, और दूसरे आप देखेंगे तो जमीर अहमद खान भी है जो बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दलित की रिप्रेजेंटेशन के लिए परमेश्वर जी भी है। तो सारे कास्ट मैट्रिक्स, और लिंगायत के लिए एमबी पाटिल भी है। सो सारे कास्ट मैट्रिक्स को धूमधाम से इसमें सोच लगा के इस लिस्ट को बनाया है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये कैबिनेट एक्सपेंशन जब होने वाली है तो किस तरह की कास्ट मैट्रिक इसमें प्ले करेगी और किस तरह की रीजन की मैट्रिक्स भी इसमें प्ले करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये प्रतिभा रमन हमारी सही को ये बता रही थी कि रीजनल और कास्ट दोनों के इक्वेशन को बनाने की कोशिश यहाँ की गई है, और इधर काफी हंगामा हो रहा है। कार्यक्रम बिल्कुल खत्म होने वाला है, और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तैयार है, क्योंकि बहुत सारे वीवीआईपीज आए हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दूसरे डिग्नेटरीज प्लस जेड प्लस सिक्योरिटी के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का एक बहुत मैं हेमंत जी के पास जाना चाहूंगा। थोड़ी देर बाद यहाँ कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। हेमंत जी, जो बात निहाल बातचीत कर रहे थे, और क्या आपको लगता है अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा वो सबसे बड़ा चैलेंज है, और सरकार चलाना चैलेंज है, क्योंकि सरकार बनने के समय जो 48 घंटे 72 घंटे बीते हैं उसका कोई इंप्रेशन क्या सरकार चलाने पे भी पड़ेगा? पहला चैलेंज है पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन का। सही कहा। वाटर, देखिए एमबी पाटिल पहले वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर रह चुके हैं, काफी काम किए उन्होंने, और ये भी अब होम मिनिस्टर भी है, ये होम मिनिस्टर भी रहा। के जॉर्ज पहले होम मिनिस्टर रहा, रामलिंगारेड्डी भी पहले होम मिनिस्टर रहा। अब किसको क्या दें? 3-4 होम मिनिस्टर है इसमें सर, इसमें 3-4 एक्स होम मिनिस्टर हैं इस 8 लोगों में। एमबी पाटिल, के जॉर्ज, रामलिंगारेड्डी, ये दो, ऑल द 3 वर होम मिनिस्टर्स एट सम पॉइंट इन टाइम, नंबर 1। नंबर 2, एमबी पाटिल ये भी रहा, वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर भी रहा। प्रियंक खड़गे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, वो मिनिस्टर रहा, पहले रह चुके थे। तो अब नंबर 1 चैलेंज है कि पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2 चैलेंज है, अब मुझे एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने अभी मुझे बताया कि 10 को एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और 8 Our honorable Congress President Mr. Mallikarjun Kharge ji, Rahul ji, Priyanka ji will speak to you for एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने अभी मुझे कहा कि एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और 8 मिनिस्टर्स बनाओ, टोटल 10 हो गया। और अगले बार जब एक्सपेंशन होता है तो 11 से शुरू होना चाहिए। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 तक करो। दिस इज न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजिकली इन्होंने अभी किया है। मुझे ये कितना सच्चे कितना सही है वो अलग बात है, लेकिन ये कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेप्ट सिद्धरामैया, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को मानते हैं। दिस इज नंबर 2। नंबर 3, और आने वाले जो एक्सपेंशन में किसको क्या देना जी, बैंगलोर से और कितने लोगों को लेना। एक एम कृष्णप्पा करके हैं, वो बेटा भी एमएलए बन गया, प्रिया कृष्णा, उसको ही इज एमएलए फॉर 4 टर्म्स। कृष्णप्पा, उसको क्या देना है, लेना है नहीं लेना है। और अगर बैंगलोर से इतना लोगों को ले लिया तो बाकी प्रदेशों में क्या करना है जी। ये तीसरा है। चौथा सवाल यह है, चुनौती यह है कि सारे बोर्ड्स कॉर्पोरेशन जिसको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाएगा उसको चेयरमैन बना देंगे बोर्ड्स कॉर्पोरेशंस का, लेकिन सारे बोर्ड्स कॉर्पोरेशंस और आप विधायक को दे देंगे तो मेरे जैसे कार्यकर्ता को क्या देंगे आप? अच्छा। मैं भी काम किया हूं ना, मतलब मैं नहीं मतलब कार्यकर्ताओं को क्या देना आप, क्या देंगे आप? इसलिए मुझे सूत्रों के अनुसार मुझे यह बताया गया है कि 33% मंत्रियां डीके शिवकुमार के होंगे, 33% मंत्रियां सिद्धरामैया के होंगे और 33% मंत्रियां हाईकमांड के होंगे। यही फॉर्मूला में बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस भी बंटवारा होगा। 33% से याद आता है मुझे, निहाल, 33% से याद आता है मुझे, महिलाएं नहीं है।
देखिए, इस बार उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम जो पहली कैबिनेट है उसमें महिलाओं को भी जगह दिया जाएगा, और निश्चित तौर पर ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर है कि कई सारी महिलाएं जीती हैं, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं देखने को मिल रहा है। अब लक्ष्मी हेब्बालकर को लीजिए, वो यहाँ पर महिला विंग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके बावजूद उम्मीद की जा रही थी कि शायद उनको दिया जाए, वो भी लिंगायत हैं, तो लिंगायत समाज को भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाता और महिलाओं को भी मिल जाता। लेकिन इस राज्य की एक बड़ी एक आयरनी ये भी रही है कि ये उन 18 राज्यों में से एक है जहां महिला कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रही। चलिए, उम्मीद ये करते हैं आगे जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो उसमें इन बातों का ख्याल रखा जाएगा। और निहाल, ये चुनौतियों का यहाँ जिक्र हो रहा था, 5 गारंटी की बात हो रही थी, पहली कैबिनेट में उसको पास किया जाएगा, काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, काफी खर्चा भी होगा उसमें। देखिए, 50,000 करोड़ रुपए के आसपास इन 5 गारंटियों पे खर्च होने वाला है, और 50,000 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं है। इसके लिए संसाधन जुटाने होंगे, और कैसे जुटाएगी सरकार, ये सरकार को बताना है। हालांकि डीके शिव कुमार ने हाल ही में कहा था कि जब उन्होंने ये 5 घोषणाएं करने की बात सोची थी, उस वक्त सारा जो पेपर वर्क है वो कर लिया था। उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन सबों ने सारे एस्पेक्ट को देखा था, लेकिन इसके बावजूद इतना आसान नहीं होगा 50,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करना। 6.5 करोड़ की आबादी है इस राज्य की, 33 से 35% के आसपास जो आबादी है वो बीपीएल है, बाकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। और ऐसे में अब ये देखना है कि किस तरह से इन 5 घोषणाओं को अमली जामा सरकार पहनाती है, क्योंकि घोषणा करना एक है, एक एस्पेक्ट है, और उसको अमली जामा पहनाना दूसरा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक जो अहम कड़ी है वो पहली कैबिनेट, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि पहली ही कैबिनेट में इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि इन सभी 5 जो पहले 5 वादे हैं उसको वो सरकार पूरा करने जा रही है। अब से थोड़ी देर के बाद कैबिनेट होगी, और तब देखना है कि इन 5 वादों को लेकर के सरकार क्या ऐलान करती है। जी, हम ब्रेक में जाएंगे, उससे पहले हेमंत सर आपसे एक सवाल है। आप और निहाल दोनों बेंगलुरु में रहते हैं, नई सरकार आई है, बेंगलुरु के लिए क्या चाहेंगे, क्या बदले, और ये जो 5 गारंटी की बात हो रही है ये कितना मुश्किल है, इसके लिए संसाधन कहां से आएंगे? मनोरंजन जी, डॉक्टर परमेश्वर से मैं मुलाकात किया था। डॉक्टर परमेश्वर के साथ साथ वो प्रोफेसर राधाकृष्ण का साथ भी मुलाकात किया था। वो मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहा। उन्होंने कहा कि वी नीड 49,879.50 करोड़ टू फुलफिल हमारा जो वादाएं हैं। कर्नाटक राज्य का कुल मिला के बजट है 3.25 लाख करोड़। हेमंत जी, इसमें 50 करोड़ का क्या मतलब है? वी कैन ऑलवेज मोबिलाइज। इतना आसान से बोल दिया। नंबर 1। नंबर 2, नहीं देखेंगे अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि 2024 की लोकसभा चुनाव तक वो कुछ ना कुछ तो करके, कुछ कष्ट उठा के वो करेंगे। वो वादा निभाना है, वादा किया तो निभाना पड़ता है, निभाएंगे। देखेंगे कब तक निभाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, बेंगलुरु शहर का लोगों का, जनता का उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। नीतीश कुमार जी, स्टालिन जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, हेमंत सोरेन जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, सीताराम येचुरी जी, तेजस्वी यादव जी, फरूक अब्दुल्ला जी, डी राजा जी, अब्दुल शमाद समधानी जी, अनिल देसाई जी, जयंत चौधरी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, डॉक्टर तिरुमावरियलन जी, कमल हसन जी, प्रेमचंद्र जी, प्रियंका गांधी जी, चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया जी, डीके शिव कुमार जी। स्टेज पे हमारे वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। कर्नाटक की जनता को मैं दिल से, अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯಿಂದ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. आपने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. पिछले 5 सालों में आपने कौन सी मुश्किलें सही वो आप और हम जानते हैं. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ. मीडिया में बहुत लिखा गया कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಮರ್ಥದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. अलग अलग एनालिसिस हुई, अलग अलग थियरियां चालू की गई. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. इस जीत का सिर्फ एक कारण है और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರ ಜೊತೆ, ದಲಿತರ ಜೊತೆ, ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಜೊತೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. हमारे पास सच्चाई थी और गरीब लोग थे. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಬಡವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. बीजेपी के पास धन, दौलत, पावर, पुलिस सारा कुछ था. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಕಾಸು, ಪೊಲೀಸು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. और उनकी सारी की सारी ताकत को कर्नाटक की जनता ने हरा दिया. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ, ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಪರಾಜಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. उनके भ्रष्टाचार को हरा दिया. उनके भ्रष्टाचार को हरा दिया. ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದೀರಾ. उनकी नफरत को हरा दिया. ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣನ ನೀವು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೀರಾ. जैसे हमने यात्रा में कहा था, नफरत को मिटाया, मोहब्बत जीती. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದ್ವೇಷನ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರೀತಿನ ಹರಡಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು नफरत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली हैं. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ದ್ವೇಷನ ಮುಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. पिछले 5 साल आपने भ्रष्टाचार सहा. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ನೋಡಿದೀರಾ. हमने आपसे 5 वायदे किए थे. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ 5 ವಚನಗಳನ್ನ, 5 ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. पहला वायदा गृह लक्ष्मी, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೊದಲೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಕೂಡ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. दूसरा वायदा गृह ज्योति, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಎರಡನೇ ಮಾತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. तीसरा वायदा अन्नभाग्य, 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को. ಮೂರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಮಾತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಉಚಿತವಾಗಿ. चौथा वायदा शक्ति, महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल पूरे कर्नाटक में. ನಾಲ್ಕನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಮಾತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಉಚಿತ. और 5वां वायदा युवा निधि, 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को. 5ನೇ ಆಶ್ವಾಸನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುವ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವರಿಗೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. मैंने आपसे कहा था कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಕೊಡಂತವರಲ್ಲ. जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತನ್ನ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಂತವ್ರು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. उस कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ 5 ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಕಾನೂನಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं. ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಂತವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ पक्षದವರು. सरकार का लक्ष्य जो हमारे किसान हैं,
मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनकी रक्षा करना और उनके भविष्य को सुनहरा बनाना है। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರೈತರು, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿದವರು, ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಂತವರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕನ್ನಂತದ್ದು हम आपको एक साफ सुथरी नॉन करप्ट सरकार देंगे। ನಾವೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾದಂತ ಸುಸಂದ್ರವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ। एक बार फिर कर्नाटक के हर युवा माताओं और बहनों को धन्यवाद। ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದ್ರಿಗೆ, ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ। आपने अपना प्यार और अपनी शक्ति कांग्रेस पार्टी को दी, हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। ನೀವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ, ಶಕ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ। ये सरकार कर्नाटक की जनता की सरकार है, आपकी सरकार है। ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಸರ್ಕಾರ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸರ್ಕಾರ। और ये दिल से आपके लिए काम करेगी। ಇವರು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾರೆ। नमस्कार, जय हिंद। ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್। आप राहुल गांधी ने कहा कि लोगों का धन्यवाद किया, जो 5 वादे किए गए थे। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन ये कैबिनेट से 5 वादे पारित करा करके उसको कानून बना दिया जाएगा और उसको लागू कर दिया जाएगा। जाहिर है 2024 आने वाला है, तो अभी कुछ करके दिखाना होगा। खड़गे साहब बोल रहे हैं। तो खड़गे साहब को सुनते हैं। ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರೇ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರೇ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಯುವ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳೇ,